नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाओं के बारे में आपको बताते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है। क्या वो लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती के जो किस्से सुना रहे हैं उसके ज़रिए वो क्या फिर से स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार की। इसके अलावा आपको बताएंगे कुछ किस्से जो सुनाए हैं तेजस्वी यादव ने। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने अचानक से अपनी यात्रा का नाम क्यों बदल लिया। जो पहले महिला संवाद यात्रा थी वो प्रगति यात्रा क्यों हो गई है। इन विषयों पर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी रहेंगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तेजस्वी यादव, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार पर उतना आक्रामक होते नहीं है, चाहे वो साथ हो चाहे विपक्ष में हो, साथ छोड़कर चले जाएं। एक जो चाचा भतीजे का रिश्ता है उसमें एक देखते हैं कि दोस्ती बनी रहती है। और अभी उनसे एक बातचीत पर उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती के जो किस्से सुनाए, जो लालू यादव ने बोल दिया था कि महिलाओं को ताकने जा रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी जो कर दी थी उस पर भी उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि नहीं, उनके रिश्ते अलग तरीके के हैं, दोस्ती रही है तो उन्होंने हल्के अंदाज में बोल दिया होगा। तो इन सब बातों को क्या संकेत माना जाए? क्या फिर से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहे हैं? क्या मतलब है इसका? देखिए, कल जब ये चर्चा चली और अमित शाह के बयान को लेकर के खबरें जब आग की तरफ फैलने लगी तो उसके बाद जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उन्होंने नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं किया। नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के हमला किया कि बीजेपी के द्वारा प्लांटेड लोग हैं जो कि स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और क्या वो नीतीश कुमार को हाईजैक कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि दरअसल आप देखें, नीतीश कुमार अपनी जगह बिहार में इस तरह की बना चुके हैं कि वो जिस तरफ होते हैं उसका पलड़ा भारी होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ऐसे में जब उपचुनाव का परिणाम आया और जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, उसकी करारी हार हुई, उसके बाद एक बार फिर से ये चर्चा बहुत तेज होने लगी कि इस समीकरण में कभी भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से सामना नहीं कर पाएंगे, एनडीए का सामना नहीं कर पाएंगे। अब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं, कार्यकर्ता समागम यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं, मुद्दे समझा रहे हैं, बूथ पे कैसी मजबूती चाहिए वो सारी बातें बता रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में क्या किया, हमारा चुना जाना क्यों बेहद जरूरी है और क्यों हम चुने जा सकते हैं, जनता हम पर क्यों विश्वास कर सकती है। ये सारी बातें मैं सुन रहा था कि इंटरव्यू में तेजस्वी कह रहे थे, देखिए जब हमारे साथ होते हैं नीतीश कुमार तो हम नौकरियां देते हैं। हाँ, और अभी देखिए पेपर लीक हो गया बीपीएससी। मैं वही कह रहा हूँ, बीपीएससी पर बोल रहे हैं लगातार उसके ऊपर, क्योंकि उनको मालूम है कि कितने स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करते हैं, कितने लाख वोट का सवाल है। तो वो ऐसे मुद्दे पर चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा वोट आकर्षित कर, और ये भी दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश हमारे साथ रहते तो ठीक रहते, उधर जाते हैं तो गलत। तो दरअसल ये बताने का प्रयास करते हैं, देखिए जब हमारे साथ रहते हैं तो नीतीश ठीक रहते हैं, नीतीश बुरे नहीं हैं, नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं तो बुरे हो जाते हैं। वो एक दबाव का जिक्र भी कर रहे हैं। आप देखिएगा कि वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करते जिससे नीतीश कुमार के साथ फिर से नजदीक होने की संभावना नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार उधर जाएंगे। देखिए, अमित शाह का एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अब सवाल है कि एक तरफ अमित शाह का वो बयान चर्चा में है, दूसरा अमित शाह कल फ्लो में जो अंबेडकर को लेकर के बोले उसके कई मायने निकाल करके विपक्ष जो है अमित शाह को घेरने में लग गया है। अब गंभीर सवाल यह उठता है कि जो कयास लगाया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा पर महाराष्ट्र वाला खेल होगा, सवाल ये उठता है, आरजेडी को लगता है कि अगर इस तरह की बात होगी तो नीतीश कभी उधर नहीं रहेंगे और नीतीश कभी उधर नहीं रहेंगे तो हमारी तरफ आ जाएंगे और हमारी तरफ आ जाएंगे तो हम वैसे ही मजबूत हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक तरफ मैसेज ये दे रहे हैं कि हमारे पिताजी से बहुत अच्छा संबंध रहा था, हमें खुद चाचा ने बताया था कि कैसे मेरे पिताजी उनका केयर करते थे, किस तरीके से ध्यान रखते थे, कैसे खिलाते थे, किस तरह से टेक केयर करते थे। ये सारी बातें जब उनसे ये पूछा गया कि आपके पिताजी ने नीतीश कुमार पर नयन सुख की बात कही है तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा, ऐसा लगा कि
पर्सनल निजी संबंधों में तेजस्वी यादव के मन में किसी तरह की कोई दुर्भावना नीतीश कुमार के लिए नहीं है, और नीतीश कुमार अगर एक बार फिर उधर जाएंगे तो उनका स्वागत होगा। पर सवाल उठता है कि क्या इस तरह की परिस्थिति बनेगी जी। क्योंकि ये बात करना, मुझे लगता है कि एक बयान काफी होता है और उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं होने लगती है। देखिए, बिहार प्रदेश के जितने नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो तो इस मसले पर चुप हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, और इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। अमित शाह ने भी कोई ये तो कहा नहीं कि भाई उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा एनडीए में सब मिल बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे, उनकी पार्टी भी तय करेगी, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड भी तय करेगा, और उसके बाद फैसला हो जाएगा। लेकिन आप लोग आश्वस्त रहिए, एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। तो इस कयासों के बीच में तेजस्वी यादव ने एक मैसेज फिर से छोड़ दिया इस तरीके से बोल करके कि भाई अभी भी उनका दरवाजा खुला हुआ, और दरवाजा खुला क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सवाल उठता है कि जब तेजस्वी आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए की स्थिति तो बहुत खराब हो जाएगी। तेजस्वी के तरफ जब, माफ करिएगा, तेजस्वी के तरफ जब नीतीश चले जाएंगे तो यह माना जाता है कि बहुत बड़ा वोट बैंक उधर जाएगा, और वो विनेबिलिटी फैक्टर होगा, और फिर इन लोगों का इंडिया ब्लॉक का विधानसभा चुनाव में जीतना तय होगा। तो हर लोग अपने तरीके से इसका आकलन कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। अगर नीतीश कुमार बाहर ही नहीं आएंगे तो ये सारे बयान बेमतलब के निकलेंगे। लेकिन चर्चा तो है, और चर्चा है तो कहा जा रहा है महाराष्ट्र होगा, और महाराष्ट्र की तरह होगा तो क्या नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त करेंगे? और नहीं बर्दाश्त करेंगे तो क्या फिर से अपने भतीजे के साथ जाएंगे? तरह तरह की बात है। पर देखिए, 2025 के चुनाव से पहले क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एक ये बात कहना, जब सैकड़ों बार बीजेपी के तरफ से ये कहा जा चुका है कि हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, फिर ये कहना कि नहीं, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब तो जरूर जेडीयू के भीतर भी है। जेडीयू में भी इसको लेकर के मंथन जरूर चल रहा होगा। अब ये देखना दिलचस्प होता है कि ये जो अभी नाम बदला गया है, प्रगति यात्रा, इसका मतलब क्या है कि क्या नीतीश कुमार अपनी ब्रांडिंग फिर से करना चाह रहे हैं कि जो भी बिहार का प्रगति हुआ है वो मेरी वजह से हुआ। इस पर नाम वाले पर आएंगे, इसलिए कई तरह के नाम भी बदल रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये नाम बदलने के पीछे क्या ये भी उनके सोच में है कि भाई जो बीजेपी कह रही है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो एक बार फिर से अपनी रीपैकेजिंग करें लोगों के बीच में। हर कोई ये बात साबित करने में लगा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमजोर। मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव जो आप कह रहे थे, वो द्वार खुले रखना चाहते हैं नीतीश कुमार की वापसी के, इसीलिए उन पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं। जैसे वो कह रहे थे, मैंने एक इंटरव्यू सुना, उसमें वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार उधर चले गए, जरूर कोई ना कोई दबाव रहेगा। तो सामने से पूछा गया क्या नीतीश कुमार पर कोई दबाव? बोले नहीं, नीतीश कुमार पर दबाव नहीं, मगर उनकी जो कोटरी है, जो उनके साथ रहने वाले नेता हैं, अधिकारी हैं, उन पर तो कुछ ना कुछ आरोप है, कुछ ना कुछ ईडी सीबीआई लगाई जा सकती है, तो उसके दबाव में वो कर रहे हैं। और ये भी कहा कि नीतीश कुमार अभी खुद फैसले लेने में सक्षम नहीं है। हाँ, मतलब उनको बेचारा दिखाने का प्रयास किया गया। मैं वही कह रहा हूं, देखिए ये कोशिश नीतीश कुमार भी अक्सर करते हैं। नीतीश कुमार ने भी तो एक सभा में कह दिया था ना कि हम उधर इसलिए चले गए थे, मतलब लालू तेजस्वी के साथ इसलिए चले गए थे क्योंकि हमें ललन बाबू ने कहा, विजेंद्र यादव ने कहा, तो हम उधर चले गए। जब उधर गए थे तो कहने लगे कि अरे संजय जी ने हमसे कहा और लोगों ने कहा, तो हम इधर चले गए। दरअसल ऐसे मौके पर नीतीश कुमार ठेकरा किसी और पर फोड़ देते हैं, और बड़ी आसानी से। लेकिन ये सबको पता है कि ब्रांड तो नीतीश कुमार है, और जब उनको साथ लाया जाना है तो भाई कोई ना कोई, जैसे आपको मुझे साथ लेना है तो ये कहना पड़ेगा ना कि आपके साथी ने आपको भड़का दिया, आप तो बड़े भले आदमी। तो इस तरीके से कह करके पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाता है। पर सवाल ये उठता है कि एक बार, दो बार, अगर अब तीसरी बार भी ऐसा होता है तो ये अजीबोगरीब घटना होगी। पर इस तरीके से बात करने का साफ मतलब है कि नीतीश कितने इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल दिया गया तो तेजस्वी बोले नीतीश हमारे साथ होते तो हम 40 की 40 जीत। नहीं, वही मैं आपको कह रहा हूं। देखिए ऐसा है
कि आप सबसे बात करिए। बिहार में ये बड़ा कॉमन, क्योंकि मैं भी जब चुनाव में घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, लोग सब कह रहे थे नल जल में प्रॉब्लम है, फलाने में प्रॉब्लम है, कानून व्यवस्था खराब हो गई है, ये हो गया है। लेकिन जब ये पूछा जाता था कि फिर कौन, तो उस समय तो ठीक है प्रधानमंत्री मोदी होंगे, लेकिन अभी ऐसे पूछिए कि नीतीश नहीं तो कौन। तो इसका जवाब वही लोग जो बहुत चीजों की बुराई कर पाते हैं, वो ये बोल नहीं पाते हैं कि तेजस्वी होंगे। तेजस्वी के जो कोर वोटर्स हैं वो बोलते हैं, लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो एक बार शक पका जाते हैं कि आखिरकार कौन होगा। और ये जो बहुत बड़ा वैक्यूम है ना, वॉइड है, इसको कोई भरने वाला नहीं है, और इसका फायदा लगातार नीतीश कुमार उठाते रहे। और हम जो अपना अगला शो करने जा रहे हैं उसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि नीतीश नहीं तो कौन। क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है जो महाराष्ट्र में है? कोई चेहरा बीजेपी के पास? देखिए सवाल पूछ रहे थे कि बीजेपी के पास मुझे लगता है, मुझे देखिए, मैं तो एक बात बहुत साफ कह दूं, मैं जो समझता हूं वो मैं आपको कह सकता हूं कि अगर किसी और चेहरे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती है तो मुझे नहीं लगता है सरकार बना। बिना चेहरे की जाती है तो देख, बिना चेहरे का भी जाएगी, बिना चेहरे का भी जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, ये बात आप जान लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि आखिरी ऑप्शन और इकलौता ऑप्शन नीतीश कुमार ही है। जी हाँ, अगर बिहार जैसे महाराष्ट्र में बिहार नहीं दोहराया जा सका, उसी तरीके से बिहार में महाराष्ट्र नहीं दोहराया जा सकता। अरे भाई, देवेंद्र फडणवीस वहां पर चेहरा थे यहाँ, और वो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार में ऐसा नेता बीजेपी के पास अभी तक कोई नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। बीजेपी ने बहुत सारा प्रयोग कर लिया, और बीजेपी जब हर प्रयोग में वहां विफल रही है तब नीतीश के सामने घुटने टेकी। इसलिए 2 बार नीतीश छोड़े और फिर इधर आए, इसलिए मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ये बात बहुत साफ है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा कि नीतीश रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनमें स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा फैक्टर है। स्वास्थ्य में भी एक बहुत शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बहुत तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आप जान लीजिए बहुत तरह की बातें जो उठ रही है, सब लोग बोल रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने भी एक तरफ दिखाया कि भाई आपके लिए दरवाजा खुला, और जैसे प्रगति यात्रा की बात हुई तो तेजस्वी यादव ने बहुत तरह की बात ये नाम वाला क्या चक्कर है? ये आपने अभी बोला कि भाई नाम बदलना पड़ा, आखिर क्यों बदलना पड़ा? जो आप अभी बोल रहे थे कि क्या एक तरीके से फिर दिखाना चाहते हैं नीतीश कुमार की मैं ही लीडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनको खारिज करने के लिए, क्या मतलब इसके पीछे क्या चल रहा है? देखिए, राजनीति में जो मुझे दिखाई पड़ता है वो ये है कि आप कुछ फैसले यूनिक लेते हैं तो आपका नाम चलता रहता है, और आप समय समय पर अपनी रीपैकेजिंग करते रहते हैं। और नीतीश कुमार इसमें बहुत माहिर है, इस बात को आप जान लीजिए। अभी ये बात उठ ही रही थी कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कुछ अलग करने जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने इनसे पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम 2500 रुपया देंगे, वृद्धा पेंशन हम ये देंगे। तो सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के बाद ये महिला यात्रा करते तो क्या होता? यही होता ना कि भाई हमने हमारी वजह से कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि 17 महीने में नौकरी हमारी वजह से दी है, और उसी नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए रोज वैकेंसी निकाला जा रहा है। नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं बताने का कि इतना लाख नौकरी हम दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। तो दरअसल ये जो नाम बदला गया है उसका मायने जो है मैं 2 तरीके से देख रहा हूं। एक तरफ यह बात निकलना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, यह एक बड़ा मैसेज था। जेडीयू के भीतर इस बात की कल्पना नहीं की गई थी। जो नीतीश को सीएम देखना चाहते हैं उन्होंने यह सोचा नहीं था। तो अब सवाल उठता है कि यह प्रगति यात्रा का नाम लेकर के चलेंगे तो नीतीश एक अलग आइडेंटिटी है वो एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अब बात मुझे लगता है महिला संवाद यात्रा का जो दायरा है वो छोटा हो जाता है। प्रगति यात्रा के जरिए उन्होंने कह दिया कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूं, कि वो जाएंगे और वो बताएंगे कि मैं ये सब किया हूं। ये बात जान लीजिए। और वो बताएंगे और फिर से अपनी रीब्रांडिंग करेंगे, रीपैकेजिंग करेंगे। इससे बीजेपी पर दबाव बनेगा, बीजेपी पे भी दबाव जाएगा, सब पे दबाव जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार। अब देखिए कि इसीलिए
इसका नाम बदला गया, और नाम बदला गया तो इस पर तेजस्वी यादव ने आक्रमण भी कर दिया कि बार बार नाम बदलने का मतलब है कि मानसिक रूप से कितने अस्थिर हैं नीतीश कुमार। ये बात आप समझ लीजिए। कभी कहते हैं समाधान यात्रा, कभी कहते हैं संवाद यात्रा, कभी कहते हैं महिला समागम यात्रा, कभी कहते हैं प्रगति यात्रा। तो ये प्रगति यात्रा नहीं है बल्कि अलविदा यात्रा। ये नीतीश कुमार कह माफ करिएगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अब वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। वो मुद्दा ये उठा रहे हैं कि इस पूरे यात्रा में 225 करोड़ खर्च होगा। अब ये 225 करोड़ को वो बताते हैं इतना अरब, इतना करोड़, इतना लाख रुपया किस लिए खर्च होगा। दिल्ली के शीश महल जैसा हो गया हाँ, है। तो ये बताते हैं कि क्या ये अधिकारियों के लिए लूट का छूट दे रहे हैं नीतीश कुमार। इस तरह की बात हो रही है। कहा यह भी जाता है विपक्षी द्वारा कि नीतीश कुमार की जो कोठरी है उसमें कुछ अधिकारी भी हैं और वही उनको हैंडल कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने पाला बदला है। तो तमाम तरह की बातें चल रही है। और दूसरी तरफ जेडीयू के तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय महिला विकास यात्रा, समागम यात्रा शुरू करेगा। उसमें कुछ जिले में नीतीश कुमार भी जनवरी में शामिल हो जाएंगे। नीतीश कुमार की जो यात्रा है ये प्रगति यात्रा है। तो मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है, पॉलिटिकली मैं ये देख रहा हूं कि नीतीश कुमार अपने को एक अलग ब्रांड के तौर पर इस चुनाव से पहले फिर से एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि पहले बिहार क्या था और उनके शासन में क्या हुआ, कैसे शांति बनी रही। एक दिन सिर्फ नवादा में कर्फ्यू लगा, बाकी इनके टाइम पीरियड में बिल्कुल कर्फ्यू नहीं लगा। जो दंगे भी हुए, भागलपुर रॉयट्स हुए, तो उसके बाद लालू प्रसाद का 15 साल का शासन रहा, किसी को सजा नहीं मिली। इनके उसमें सजा भी मिली, कब्रिस्तान को घेराया भी गया और इस तरह के तमाम स्टेप्स उठाए गए। और नीतीश एक अलग ब्रांड है, वो चाहे बीजेपी के साथ रहें चाहे आरजेडी के साथ रहें, नीतीश अपने एजेंडे पे चलते हैं। नीतीश किसी के आगे झुकते नहीं है। नीतीश का अपना विजन है, नीतीश का अपना एजेंडा है और उसी का वो पालन करते हैं। इसलिए अपने वोटर्स को जगाएंगे। जो फ्लोटर्स हैं, जो फ्लोटिंग वोट्स हैं, जो इधर उधर जा सकते हैं, उनको एक बार फिर से साधने का प्रयास करेंगे और क्लियर कट मैसेज देंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि बिहार में नीतीश के बगैर कुछ भी संभव नहीं। तो नीतीश अपने आप में एक ब्रांड है। नीतीश अपने आप में ईबीसी ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार के बगैर कोई भी दल सत्ता में आ नहीं सकता है। इसलिए नीतीश बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रगति यात्रा के दरमियान वो अपने पिछले 19-20 साल के कार्यक्रम का, कामों का लेखा जोखा देंगे और कहेंगे कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। बिजली दी, सड़क दी, बेहतर कानून व्यवस्था दिया, प्रशासन दिया, सुरक्षा दिया, शराबबंदी की, महिलाओं को इतना प्रमोट किया और लोगों ने बाद में शुरू किया। हमने महिलाओं के लिए आरक्षण कब का शुरू किया, हमने महिलाओं को हर जगह बिठाने का प्रयास किया, टीचर बनाया और पंचायती राज में कैसे हम उनको लेकर के आए। तो ये तमाम बातें नीतीश कुमार लोगों के सामने रखेंगे और तमाम बातें रखते हुए एक बार जो नीतीश कुमार के ऊपर चारों तरफ से ये आवाज उठ रही है, स्वस्थ नहीं है, चल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, पार्टी उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहती है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लीड करने को तैयार हैं और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए अगर सबसे सुयोग्य और बेहतरीन व्यक्ति है तो वो नीतीश कुमार ही हैं। यही मैसेज पार्टी देना चाहती है और इसलिए कि बीजेपी को भी जवाब मिल जाए और आरजेडी को भी जवाब मिल जाए और नीतीश एज अ ब्रांड वो बरकरार रहे कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब ये नारा चलेगा कि नहीं, जो रीब्रांडिंग, रीलॉन्चिंग करने का प्रयास किया जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से कि वो एकदम फिट है, फाइन है और वो चुनाव के लिए तैयार है, लीड करने के लिए तैयार है। इसलिए 23 तारीख से यात्रा निकलेगी और उस यात्रा के पहले काफ़ी कुछ बयान आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने द्वार खोल रखे हैं और बीजेपी ने, जाहिर सी बात है, वो साथ बने ही हुए हैं।
दोनों ही की जरूरत है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार की जरूरत क्या है वो आने वाले वक्त में सामने आएगा। आप देखिए कि कैसे हर चीज पर काम हो रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के अगर आप देखेंगे, इन दिनों नीतीश कुमार को घेरा जा रहा था लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर। नीतीश कुमार ने क्या किया कि डीजी के पद पर वो विनय कुमार को ले आए। विनय कुमार बड़ा ही क्लीन ऑफिसर माने जाते हैं, कल हमने आपके साथ चर्चा भी की। और साथ ही साथ उस पुलिस हेडक्वार्टर में एक उनका भी बड़ा खास व्यक्ति रहे, तो कुंदन कृष्णन को मना करके बुलवाया कि कुंदन आप वापस आइए, क्योंकि कुंदन कृष्णन लंबे समय से बाहर थे। अब देखिए वो एडीजी हेडक्वार्टर हो गए। एक चर्चा ये भी है कि क्या दो ताकतवर लोग पटेल भवन में रह पाएंगे क्या, पर दूसरी तरफ चर्चा यह है कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुंदन कृष्णन और उनकी टीम अपराधियों पर नकेल कसेगी। चर्चा यह भी है कि एसटीएफ को फ्री हैंड दिया जाएगा। कई अपराधियों का इनकाउंटर भी हो सकता है। एक अपराधी का इनकाउंटर तो हुआ अजय राय का। तो अब सवाल है कि यह भी चर्चा होने लगा है कि जो बेहतर प्रशासन, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, भय मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज, ये सारी बातें जो नीतीश कुमार के ऊपर चस्पा होती रही हैं कि नीतीश के राज में सुशासन रहता है, और उसमें लगातार आरजेडी घेर रही है पिछले कुछ टाइम से कि आपके शासन में यहां मरे, पूरे बिहार में इतनी हत्या हुई, लूट हुआ, बलात्कार हुआ। तो इसको थामने के लिए आप देखिए कि किस तरीके से दो ऑफिसर को बैठा दिया गया, और पटना में अजय राय का इनकाउंटर भी होता है। एक मैसेज जाता है अपराधियों के बीच में कि अब पुलिस योगी की राह भी चलेगी, मतलब नीतीश भी योगी की राह पर चल सकते हैं, इसलिए अपराधियों तैयार हो जाओ, जो तुम्हारी बदमाशी है उसको बंद करो, नहीं तो तुम्हारा हश्र वही होगा जो अजय राय का हुआ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कानून और अपराध पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, और इलेक्शन से पहले विपक्ष के हाथ में यह बड़ा मुद्दा ना लग जाए, क्योंकि आप देखिए ये आरजेडी हो, माफ करिएगा जेडीयू हो या बीजेपी हो, लालू प्रसाद के शासन को सबसे ज्यादा किस बात को लेकर के कोसती है? जंगल राज, भ्रष्टाचार। पर जंगल राज बोलती है ना कि किस तरीके से जंगल राज था, कैसे अपराध का बोलवाला था, कैसे दिन दहाड़े डकैती होता था, लोग सड़क पर घूमते नहीं थे। अगर वही मुद्दे को आरजेडी भी जोरदार तरीके से उठाती है, जैसा कि पिछले कुछ समय से आप एक्स ट्वीट देखें, तो तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह मुद्दा बहुत बड़ा ना बन जाए, इसलिए चुनाव से 1 साल पहले, 10 महीने पहले जैसे डीजी को लाया गया, जिस तरीके से एडीजी हेडक्वार्टर को लाया गया, और जैसा एक इनकाउंटर पटना में देखा गया, तो यह बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि अब अपराध को लेकर के, और खास तौर पर डीजी बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताए हुए रात में निकल जा रहे हैं, सारा कुछ चेक कर रहे हैं। कहा जाता है कि वो शब्द से टफ नहीं है, लेकिन एक्शन से बहुत टफ हैं, बड़ा तगड़ा कागजी कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक व्यक्ति एक्शन से टफ कागजी कार्रवाई, दूसरा व्यक्ति जो है वो अपराधी को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है। अगर इन दोनों का जबरदस्त तालमेल होता है तो फिर से चुनाव से 1 साल पहले हो जाएगा कि देख लीजिए नीतीश राज में अपराध पर फिर से शिकंजा कस लिया गया, यह भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि हर चीज को सूझबूझ कर सोचा गया है, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है, और यही नीतीश कुमार की खासियत है। अब एक ही चीज जो उनके नेगेटिव साइड में जाता है वो ये है कि वो कितने स्वस्थ हैं और वो इंडिपेंडेंटली कितना फैसला ले पाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। और कहा यह जा रहा है कि सारे फैसले उनका क्वार्टरी ले रहा है, तब क्या नीतीश कुमार स्टाइल में उनका क्वार्टरी फैसला ले पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए बहुत तरह की बातें चल रही है, लेकिन इन सब से इतर आप एक चीज देख सकते हैं कि प्रगति यात्रा का मतलब ही है कि नीतीश कुमार को फिर से रीब्रांड करना, उनको फिर से रिलॉन्च करना, उनको ये बताना कि वो बिल्कुल फिट हैं और इसलिए फिर से उन्हें मौका दिया जाएगा तो वो हिट भी होंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार अपनी रीलॉन्चिंग के लिए कह सकते हैं, रीब्रांडिंग के लिए फिर से तैयार हैं। और ये जो लगातार उनको लेकर सवाल उठ रहे थे
कि भाई नीतीश कुमार फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं है, और क्या वो अपने दम पर फैसले ले पा रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास नीतीश कुमार करेंगे। बाकी आप जनता जनार्दन हैं, आप तय करेंगे कि आप उनके जवाबों से कितना संतुष्ट हैं, उस हिसाब से फैसला करेंगे। बाकी हम लगातार आपको बिहार की ऐसी राजनीतिक चर्चाएं लगातार बताते रहेंगे। आपको ये शो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।